साथी नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा? मेंसुरेशन, चित्रमिति। ठीक है, जियोमेट्री कंप्लीट हो गई। जिसने जियोमेट्री नहीं पढ़ी है, बेसिक से लेके एडवांस तक जाके पीछे जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ज्योमेट्री की, उसमें जाके शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले, अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद में एडवांस मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, मेंसुरेशन। और हाँ, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, इसमें कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि इसमें जो कुछ भी खेल है सब फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, फॉर्मूला आपके लिए पता है तो आप सवाल कर दोगे, फॉर्मूला नहीं पता है कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले इसके लिए पेन और कॉपी लेके बैठो। ठीक, और जो जो मैं बताऊं उसके बारे में आपको लिखते जाना है, फॉर्मूला लिखते जाने हैं। पहले मैं कुछ समझाऊंगा, पहले समझिए, फिर बाद में मैं समझाने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले मैं मेंसुरेशन की बात करता हूँ। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जिसे मैंने लिख रखा है, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। ठीक है, अब क्षेत्रमिति में भाई साहब पहले ये चीज सुनिए, इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे, एक तो 2D, ठीक है, और एक 3D। 2D टू डायमेंशनल, 3D थ्री डायमेंशनल। ठीक है, 2D में मतलब लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात होगी। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इतना सब जानते होंगे। लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई। लेंथ ये हो गई लंबाई, और ब्रेथ ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, और एच और हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अलग लिख दी। ठीक, ख्याल आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देखो बना दिया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2D, 2D के बारे में। ठीक है, 2D टू डायमेंशनल, जिसमें दो भुजाएं के बारे में होती है, द्विविमीय आकृतियों के बारे में बात होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो 2D में हम पढ़ेंगे, देखो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ आपके लिए क्या क्या पढ़ेंगे। त्रिभुज हो गया, ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, जो हम ज्योमेट्री में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ेंगे आप देखिए। ठीक है, इसमें एरिया वगैरह की बात होगी और वृत्त वगैरह के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें आप त्रिभुज के बारे में पढ़िए, त्रिभुज के बारे में बताते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, ट्राइंगल। ट्राई मतलब त्रि, एंगल, ट्राइंगल मतलब तीन एंगल। ठीक है, तीन एंगल, तीन भुजाएं होती हैं इसमें, तीन भुजाएं भी होती हैं सर, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, जैसे एक दो, और आप इतना कर देंगे, इसमें भी तो एक ये होगा, एक ये, तीन भुजाएं तो क्या है, त्रिभुज है? नहीं भाई साहब, तीन भुजाओं से घिरी आकृति मतलब बंद, तीन भुजाओं से बंद आकृति कौन सी कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज जानेंगे, त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है, बंद तीनों तरफ से। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कंडीशन हमारी कुछ होती है त्रिभुज की। इसमें जैसे ये त्रिभुज है हमारा, थोड़ा बड़ा बना के बताता हूँ आपको। ज्योमेट्री में भी त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें पढ़ाई थी, जैसे मैंने पढ़ाई थी, ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है आपका। ठीक है, इसे जैसे हमने मान लिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी,
कुछ बेसिक चीजें आपको पता होंगी, जैसे एंगल ये ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल यहाँ पे सी हो गया। तो आपको पता होगा एंगल मतलब कोण, तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी। कहने का मतलब तीनों जो एंगल होते हैं त्रिभुज के, तीनों कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है? 180 अंश। ये आपको बताया था मैंने, पता भी होगा ज्योमेट्री जिसने मेरे साथ पढ़ी है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, बहुत बेसिक सी बात है त्रिभुज के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी निकल के आती हैं, जैसे मैंने मान लिया एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मुझे भुजाएं दे रखी हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये भुजाएं दे दी, क्या दे दी? भुजाएं एक त्रिभुज की, और मैं बोलूं आपसे इसका एक त्रिभुज बना के दिखाओ। ठीक है, एक त्रिभुज बना के दिखाओ, तो आप क्या कर देंगे? मतलब नाप के, अभी मैंने ऐसे बना दिया, नापने के बाद जैसे 4 कर दिया, इसे 5 कर दिया, इसे 10 कर दिया, क्या ये त्रिभुज है? भाई साहब ये चीज गलत हो जाएगी। अब आप कैसे, अब आप बोलेंगे कैसे त्रिभुज हम बना देंगे? एक 4 की लाइन खींचेंगे पटरी से लेके, एक पटरी लेंगे, इसके 4 की खींच दी, ये 5 की खींच दी, ये हम 10 की खींच देंगे, त्रिभुज बन जाएगा। नहीं भाई साहब, नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है, पहले बेसिक चीजें पढ़नी है। अब बेसिक चीजें क्या पढ़नी है? त्रिभुज कब बन सकता है, त्रिभुज कब बन सकता है, इसलिए त्रिभुज के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। त्रिभुज के बारे में क्या पता होना चाहिए? जैसे यहां से एक मैं लाइन खींचता हूं, उसके बाद ये देखो, जैसे एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज खींच रहा हूं मैं अभी, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, ये आपने एक त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज के लिए क्या चीज जरूरी है बताओ? जैसे आपकी ये ए हो गया, ये वाली बी कर दी हमने, ये सी कर दी, तो इसमें एक देखो, एक भुजा ए बी है, एक ए सी है, एक बी सी है। ठीक है, तो जैसे हमने इसे मान लिया, ये वाली साइड जो हो गई हमारी ए, ये इसे मान लिया हमने ए, इसे मान लिया हमने बी, इसे मान लिया हमने सी। ठीक है, इसे बड़े वाले उसके लिए मिटा दो, क्योंकि कोण की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, हम छोटी इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ए बी और सी, हमने तीनों भुजाएं मान ली हैं, 3 भुजाएं हो गई ये त्रिभुज की। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे हमने ये एंगल में लिख दिया था, लेकिन हमने एंगल ना लिख के इस बार हम भुजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ए प्लस बी, अगर कोई भी दो भुजाओं को हम जोड़ेंगे, जैसे ए और ये बी, ये दोनों भुजाएं हमने जोड़ दी, वो हमेशा तीसरी वाली भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, पॉइंट नोट कर लो, वो हमेशा तीसरी वाली भुजा से बड़ी होंगी। कौन सी? तीसरी वाली भुजा, सी आ गई। पॉइंट नोट करो, देखो क्या, इससे पहले समझो त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है। किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये चीज आप नोट कर लेंगे बिल्कुल, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी, जैसे ए, इसमें जैसे हमने ले लिया पहली भुजा ए और प्लस बी, अगर ए और बी जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए सी से। ठीक है, ठीक है, ये सी बड़ी लग रही है, सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए बी ना जोड़ के बी और सी जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ दें यहाँ पे बी प्लस सी,
तो हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और जैसे हम ए बी गए बी सी, अगर हम सी और ए जोड़ेंगे, जैसे सी और ए हम जोड़ें, तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। अब ये फॉर एग्जांपल आप बोलोगे ये ए बी सी कर दिया आपने, समझ में नहीं आया हमारे, बड़ा होना चाहिए। अरे ये हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? सी और ए बी से। अब ये क्या चीज हो गई भाई? समझो ये क्या बड़ा छोटा हो गया? देखो, जैसे अगर मैं मान लूं ये 4 है, मैंने तब 4, ये वाली भुजा 5 है, ठीक है? ये 5 है और ये वाली मैंने कर दी 10 है। देखो सोच के देखो, तो ए कितनी है? 4। अगर हम ए को लिखें 4 और बी कितनी है? 5, इन दो भुजाओं को जोड़ लें, 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 तो कितनी हो गई? ये 9। तो क्या ये तीसरी भुजा 10 से बड़ी है ये? नहीं भाई साहब, ये 10 से तो छोटी हो गई, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक, समझ गए आप? ये त्रिभुज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। जैसे 4 5 10 बताया मैंने, 4 5 10, जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएं 4 5 और 10 हमने लिख के दे दिए, ये तीन भुजाएं हैं, इससे बन एक त्रिभुज बना दो। तो आप बोलोगे देखो 4 और 5 को जोड़ेंगे ये तो 9 हो गया, भैया तीसरे से ये छोटा है। इसमें लिखा है दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? तो ये चीज त्रिभुज नहीं बन सकती। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। और दूसरा पॉइंट एक और लिखो। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझ लीजिए इसमें, जैसे एक एक और समझ लीजिए, जैसे मैंने दे दिया आपको 7 12 और 13, 7 12 13। तो देखना 12 और 7 अगर जोड़ेंगे, देखो 7 और 12 कितना हो गया? 19। 13 से बड़ा है? 13 से बड़ा है बिल्कुल, क्योंकि 19 13 से बड़ा है। ठीक है, अब ये देखो 12 और 13 कितना हो गया? 12 और 13 25 हो गया। तीसरी भुजा 7 है, 7 से बड़ा है? किन्हीं भी दो को जोड़ के देख लो, या देख लो, देखो 7 और 13, 7 और 13 20 हो गया, तीसरी भुजा है 12। देखो हमेशा बड़ा आ रहा है, तो ये त्रिभुज हमेशा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा 4 5 और 10 बताया, तो देखो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 9 आ गया, ये तो भाई साहब तीसरी भुजा से छोटा आ गया, तो ये त्रिभुज नहीं बनता है, ये त्रिभुज नहीं बन सकता। आगे देखो, ऐसे ही सेम टू सेम आपने जोड़ की बात कर दी। अब ऐसे ही सेम टू सेम आती है घटा की। घटा की बात क्या होती है? जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया ये, तो इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का, दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से भुजा से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझे? किसी भी तीस दो भुजाओं का अंतर, अगर बात हम अंतर की करें, जैसे ये ए हो गई, ये बी भुजा हो गई और ये हमारी हो गई सी। तो जैसे समझिए आप, जैसे ए और बी का अंतर करें, इस पे हम मॉड लगा देंगे। मॉड क्यों लगा देंगे? मॉड इसलिए लगा देंगे, जैसे ए अगर हमारी जैसे 4 हो गई, बी हमारी 5 हो गई, यहाँ पे देख लेंगे, देखो 4 5 10, वही एग्जांपल लेंगे। तो देखो 4 से 5 घटाएंगे, 4 माइनस 5, तो भाई साहब 5, अगर 5 में से देखो 4 घटा देंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1। ठीक, अगर हम 4 से 5 घटाएं तो भैया -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। मोड हम इसलिए लगाते हैं, अगर कोई चीज संख्या मोड में अंदर है, ये दोनों तरफ मोड लगा हुआ, तो अगर उसे मोड घटाएंगे तो वो प्लस में ही बाहर आएगी, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम मोड लगा लेते हैं, कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा प्लस में ही आना चाहिए, क्योंकि भुजाएं माइनस में थोड़ी हो जाएंगी कोई त्रिभुज वगैरह की। ठीक है, भुजाएं माइनस में नहीं होंगी। अब इसलिए हमने मोड लगा दिया। या फिर दूसरी चीज आप ऐसे लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंस लगा सकते हैं, जैसे ये ए ए और डिफरेंस लगा देंगे बी। इसका मतलब होता है, देखो सीधा मिल लाइन है डिफरेंस, ए बी का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ए बी का ले लो, चाहे बी और सी का डिफरेंस ले लो, बी और सी का डिफरेंस ले लो,
तो ये किससे से ए से कम होना चाहिए। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे ले लो सी और ए का डिफरेंस ले लो, सी और ए का डिफरेंस, तो वो किससे कम होना चाहिए, वो बी से कम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज बिल्कुल नोट करके लिख लेंगे। अब इसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वही दो जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया था उससे ही मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। जैसे मैं आपके लिए दिखाता हूँ, वही दिया था 4, 5 और 10 ये दिया। अब देखो, आप देखो 4 ए और बी का डिफरेंस लो, जैसे ये मान ली हमने एक ए, ये मान ली बी, ए मान ली सी। ठीक है, जैसे इसमें मानी थी, पीछे मानी थी मैंने, पीछे जो भुजाएं मानी थी, जैसे एक को ए मान लिया था, एक को बी मान लिया था, ठीक है, एक को सी मान लिया था। ठीक है, ए, बी और सी इनका डिफरेंस वगैरह करके देखा था। ठीक है, इन्हीं का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखो डिफरेंस करके देखो, 4 और 5, भैया 4 और 5 का डिफरेंस कितने का है, एक का ही तो है। तीसरी भुजा कितनी है, 10, 10 से तो ये कम है, तो ये तो बन सकता है। लेकिन भाई साहब हर एक सिचुएशन कंडीशन, यहाँ तो 10 से कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी भी देखो सिचुएशन, यहाँ 5 और 10 का डिफरेंस कितने का हो गया, 10 से 5 घटाएंगे तो 5, डिफरेंस 5 का हो गया। लेकिन ये तीसरी भुजा से तो बड़ा आ रहा है डिफरेंस, क्या बुलाया, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अब यहाँ देखो 5 और 10 का अंतर निकालेंगे हम, 5 और 10 का, 10 में से 5 गए, 5 ही तो बचेगा। लेकिन तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो यहाँ तो तीसरी भुजा 4 आई, 4 से ज्यादा आ गया, तो क्या ये त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल वहां पे लिया था, देखो सेटिस्फाई ये पे करेंगे, जैसे मैंने लिया था 7, 12, 13 का। ठीक है, 7, 12 और 13 का, 7, 12, 13, 7, 12, 13, एक को 7 लिखो, एक को 12 लिखो, एक को 13 लिखो। बस एक ही एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। तो ये एक मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल के देखो, देखो 7, 12, 13, देखो 7 में से अगर 12 घटाएंगे, कहने का मतलब 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। तीसरी भुजा है 13, तो ये तीसरी भुजा से कम है, अंतर कम होना चाहिए और जोड़ ज्यादा होना चाहिए, कम है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब एक से ही काम नहीं चलेगा, दूसरा भी तो देखो, 12 और 13 इनका अंतर एक का है, तीसरी वजह 7 आ गई, 7 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। दो हमने करके देख ली, तीसरा और करके देखो, 7, 12 कर लिया, 12, 13 कर लिया, 7 और 13 करके देखो, 7 और 13, 13 में से 7 गया, अंतर कितने का हो गया, 6 का। ठीक है, और तीसरी भुजा 13 और 7 ली है, तीसरी भुजा कितनी है, 12, तो देखो 6 कम है ना 12 से, तो भाई साहब ये त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, ये त्रिभुज बन सकता है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं आपको, एग्जांपल एग्जांपल में लेता हूं आपसे, मैंने ले लिया एग्जांपल ले लिया, जैसे अगर एक मैं आपको क्या बताऊं, मैं कह रहा हूं त्रिभुज, कोई क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज त्रिभुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, त्रिभुज नहीं हो सकता, त्रिभुज नहीं हो सकता, कौन कौन सा ऑप्शन इसमें आ गए, ऑप्शन ले लिया मैंने, जैसे ए ले लिया, 3, 4, 5, 3, 4, 5, बी ऑप्शन ले लिया मैंने, बी 7, 12 और 13, ये तो हो सकता है, अभी पढ़ा के दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। सी, मान लीजिए ए पेपर में क्वेश्चन आ गया आपके, त्रिभुज नहीं हो सकता, ए बी सी, सी मैं लेता हूं, जैसे 8, 12, 21, मैं ले रहा हूं 8, 12 और 21 ले लेता हूँ। ठीक है, 8, 12, 21, ठीक है, और मैं लेता हूँ डी, डी डी मैं लेता हूँ, जैसे ले लिया 9, 40 और 41, मैंने ये ले लिया। ठीक है, 9, 40, 41, अब आप चेक करके देखो कौन सा त्रिभुज बन सकता है या कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता। आप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे, देखो पहले हमें क्या बताया, त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। जैसे पहले देखो 3 और 4, 7, तीसरी से ज्यादा है 7। ठीक है, अब देख लो 4, 5, 9 दोनों, ये तीसरी से ज्यादा है, या देख लो 3 और 5, 8, तीसरी से ज्यादा है, हो गया हमारा काम। घटा के देखना चाहो तो घटा के भी देख लो, या जोड़ से ही मालूम पता है, या जोड़ करके देख लो या घटा करके देख लो। घटा के देखना चाहते हो तो देखो घटा के देख लो, 3 और 4 का अंतर कितने का होगा, एक का, तीसरी भुजा से देखो छोटा है एक। ठीक है, अब इसमें ना करना चाहो, आप देखो 4 और 5 में, 4 और 5 में अंतर कितने का, एक का,
तीसरी भुजा है 3, 3 से देखो छोटा है 1, अंतर छोटा होना चाहिए। ऐसे चाहे 3 और 4 का कर लो, 4 5 का कर लो, तो 3 और 5 का करके देख लो। जैसे 3 और 5, 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का। 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का। तो ये 2, तीसरी भुजा कितनी हो गई? 4, 4 से कम है, अंतर कम होना चाहिए। या तो जोड़ करके देख लो या अंतर करके देख लो, ठीक है? तो ये हमारा भाई साहब ये तो बन जाएगा त्रिभुज। अब इसका देखो 7 12 13 का, 7 और 12 का अंतर कितना आ गया? ये तो पीछे करके देख लिया था, ये तो करके देख लिया था 7 12 13, ये तो बन जाएगा त्रिभुज। ठीक है, हमें ये देखना है कौन सा नहीं बनेगा। ये देखो ये करके नहीं देखा, 12 और 8 दोनों को जोड़ना कितना हो गया? 20। लेकिन ये तीसरी भुजा से जोड़, देखो जोड़ तीसरी भुजा से, ये तो कम हो गया, ये तो कम हो गया, होना चाहिए ज्यादा। तो ये वाला त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक, अब ये वाला चेक करो। 9 40 40 और 9 कितने होते हैं जोड़ के? 49। तीसरे वाले से बड़ा है जोड़, सही है, यहां तक तो सही है। अब 40 41 कितने होते हैं? 81। तीसरे से बड़ा है? बड़ा है, बन सकता है। अब तीसरी कंडीशन चेक कर लो, 9 और 41, 41 और 9 कितने हो गए? 50। तीसरी भुजा कितनी है? 40, 40 से बड़ा है। तो भाई साहब ये सब बन सकते हैं, कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब ये तो हमने देख लिया त्रिभुज के बारे में, कौन सा बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता है। आपकी क्लास कैसी चल रही है? आपकी समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, बिल्कुल आना भी चाहिए। अब देखिए, आपको मैंने त्रिभुज के बारे में बता दी, कौन सा त्रिभुज बन सकता है, कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, अब जैसे कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपका क्वेश्चन लेता हूं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने लिया एक क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे एक त्रिभुज, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी दो भुजाएं दी हैं, दो भुजाएं, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, उसकी दो भुजाएं दी हैं। अरे यार एक क्वेश्चन छोड़ो, एक त्रिभुज की, रुको लिखो लिखो लिखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं, अपनी तरफ से लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मैंने लिख दिया जैसे 5,12 है, 5,12 है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5,12 हैं, तो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी, तो तीसरी कितनी भुजाएं संभव हैं? तीसरी कितनी भुजाएं संभव है? जैसे दो भुजाएं, ऐसे समझ लीजिए दो भुजाएं, तो तीसरी भुजा, तीसरी कितनी भुजाएं हो सकती हैं? तो तीसरी कितनी, तीसरी कितनी भुजा, भुजाएं होने की संभावना, होने की संभावनाएं बताइए। संभावनाएं, संभावनाएं बताइए, तीसरी कितनी भुजाएं होने की संभावना। अब संभावनाएं बताइए, मतलब एक दो भुजाएं दे दी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, एक दे दी, 5 दे दी, एक दे दी 12, 5 और 12 दो। अब इन्होंने बोला तीसरी ये भुजा बताइए कितनी हो सकती है। अब देखो, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको फंसाएगा, ये कितनी हो सकती है। अब बताओ संभावनाएं कितनी हो सकती है, मतलब दो भुजाएं तो उन्होंने दी, एक 5 है एक 12 है, तो तीसरी भुजा बताइए कितनी हो सकती है, कि तीसरी कितनी भुजाएं होने की संभावना है। तीसरी कितनी भुजाएं हो, तीसरी कितनी भुजाएं हो सकती हैं, कितनी भुजाएं होने की संभावनाएं, या हो सकती है, कितनी भुजाएं हो सकती है, ऐसा लिख दो, कितनी भुजाएं हो, तीसरी कितनी भुजाएं। एक काम और करो, इससे आप कंफ्यूज होगे, यहां पे लिख लो, तो
अरे ऐसे ही समझ। तो तीसरी भुजा, क्या बोलूं आपको, तीसरी भुजा दिमाग में नहीं आ रहा क्वेश्चन, चलो छोड़ो। आप ये समझो जैसे दो भुजाएं दे दी, 5 और 12 है, तो तीसरी भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? हाँ, तो तीसरी भुजाएं, भुजाएं तो तीसरी भुजा ब्रैकेट में लिखो माप में, माप माप में कितनी हो सकती हैं? कितनी कितनी हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं, ऐसे समझो, कितनी हो सकती हैं। तो देखो, अब बताओ कितनी भुजाएं हो सकती हैं तीसरी। मैंने हर एक चीज बता दी त्रिभुज के बारे में। तो माप में मतलब माप में कितनी हो सकती है, जैसे एक 5 दे दी इन्होंने, एक 12 दे दी, तो तीसरी बताइए कितनी हो सकती है। सबसे पहले त्रिभुज के रूल के बारे में बता चाहिए। देखो, 5 और 12 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 12 कितना हो गया? 17। तो मैंने क्या बोला, वो भुजा हमेशा 17 से छोटी होनी चाहिए। मतलब दो भुजाओं का जो योग 17 आ गया, उससे तो छोटी हो भुजा, 17 से छोटी हो, कोई भी हो 17 से छोटी, ठीक है। और दो भुजाओं का योग हमने लगा लिया, 17 से तो छोटी होनी चाहिए, ठीक। एक काम और करें, यहाँ पे हमने लिख लिया इतना, ठीक है। 5 और 12 17 दोनों भुजाओं का योग करके देख लिया। एक बार दोनों भुजाओं का अंतर कर लें हम, 12 माइनस 5, तो 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7। अब ये अंतर कितना आ गया? 7। अब ये सोचने वाली बात है, देखो ये देखना, और जोड़ कितना आ गया? 17। तो मैंने क्या बताया, किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का एक योग किया 17, वो ज्यादा होना चाहिए, तीसरी भुजा कोई भी हो सकती है, ठीक है। और 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम मतलब 7 कम होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम मतलब 7 है, जो कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब 7 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 17 से छोटी होनी चाहिए। क्यों? आप समझे? देखो क्या है, समझो। तीसरी भुजा से कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखो, 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम नहीं होता, मतलब 7 से तो ज्यादा हो, क्योंकि क्या बताया, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो दो भुजाओं का अंतर कितना है? 7। तो 7 होना चाहिए, कम होना, तो कहने का मतलब 7 से ज्यादा ही तो होंगी, तो इसमें 8 हो सकती है, ठीक है। देखो, अगर दो भुजाओं का अंतर अगर हम करें तो 9 हो सकती है। 17 से तो कम होनी चाहिए और 7 से ज्यादा होनी चाहिए, समझ गए आप। दो भुजाओं का जोड़ कर लिया हमने, कितना है? 17। तो दो भुजाओं का जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो 17 ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। कहने का मतलब जो तीसरी भुजा होगी 17 से कम होगी। और दो भुजाओं का अंतर कितना आ गया? 7। तो दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो दो भुजाओं का अंतर है 7, तो 7 कम होना चाहिए। तो 7 से फिर बड़ी संख्या लिख देंगे, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, फिर 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12, 13, 14, 15 और 16। 17 हो सकती है? नहीं। तो 17 से तो छोटी होनी चाहिए, कहने का मतलब 7 से बड़ी होनी चाहिए और 17 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 17 से छोटी होनी चाहिए, संख्या वही होनी चाहिए, ठीक। इतनी चीज आप समझ गए, इतनी तो हो सकती है भुजाएं। देखो, अब देखो 8 भी हो सकती है भुजा। क्यों हो सकती है 8? देखो, 12 और 5 का अंतर 7 का है, तो 7 मतलब 7 से अंतर जो है वो छोटा ही तो होना चाहिए। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो सकती है? 17 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों का जोड़ 30 संख्या से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 17 हम लिख दें, तो 17 17 से बड़ा है नहीं, बराबर है, तो बराबर में भी काम नहीं चलेगा, बड़ा ही होना चाहिए। और अंतर है, क्या 7 हो सकती है? हम मान लीजिए जैसे हमने कहा 7 नहीं हो सकती तीसरी भुजा। क्यों? क्योंकि 12 5 का अंतर कितने का आ गया? 7 का। तो 7 से 7 छोटी होनी चाहिए। यहाँ तो बराबर है, तो बराबर पे भी काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, बराबर भी नहीं हो सकती। ये भाई बहुत बेसिक सी चीज ही रोज के बारे में जानने की, जो मैंने तुम्हें बता दी। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? देखना कितनी हो गई संभावनाएं, कितनी हो गई, गिन के देखो। यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संभावना हो गई? 9। आंसर आ गया हमारा 9, क्योंकि ये हो गई 9 संभावनाएं, ठीक है। ये आप समझ गए। अब ये बेसिक सी चीज हो गई, ठीक है। अब आपको त्रिभुज के बारे में बताते हैं हम। अब त्रिभुज के बारे में बताएंगे। अब देखो,
त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक कोण के आधार पे, जो मैंने ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, एक तो कोण के आधार पे हम इसे बांट देते हैं, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और दूसरा हम लिखते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज को, ठीक है। अब कोण के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो नंबर एक इसमें आ जाएगा न्यून कोण। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ, ये सब चीज मैंने उसमें पढ़ाई है, कोण के आधार पर, किसमें? ज्योमेट्री में। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, जान लो यहाँ पे। न्यून कोण, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें हो जाएगा दूसरा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा हमारा हो जाएगा, इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जगह काम आता है, ठीक है। इसका मतलब न्यून कोण का मतलब हो गया, इसके प्रत्येक कोण जो है वो छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से, ठीक है। मतलब 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए प्रत्येक कोण से। इसमें एक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जिधर मुंह खुला होता है वो छोटा हो जाता, मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, कहने का मतलब ये बड़ा होना चाहिए 90 से, ठीक है। और इधर देखो ये बंद है इधर, तो ये छोटा होना चाहिए 90 से, ठीक है। इसमें जो एक कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण में समझ में ही आ रहा है, 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए। अब भुजा के आधार पर देखो, अगर हम देखें तो हम बोलेंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम बाहु मतलब होता है जिसकी भुजाएं विषम, मतलब समान ना हो, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। और इसके लिए बोलते हैं स्केलेन। चलो हम बाद में बताएंगे, जब समझाएंगे तब समझना। दूसरा देखो, दूसरा हम बोलेंगे समद्विबाहु। विषमबाहु हो गया, एक समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान हो इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और तीसरा, तीसरा होता है समबाहु, समबाहु। इसमें ये समबाहु इंपोर्टेंट, समबाहु त्रिभुज, इसमें ये वाला इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसमें समझो मैंने क्या बताया, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से एक कोण, इसमें 90 डिग्री के बराबर एक कोण। इसे हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा पढ़ेंगे इधर, ध्यान दें, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ ली ज्योमेट्री में। लेकिन समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वहां भी इंपोर्टेंट है, यहाँ भी इंपोर्टेंट है। इसमें विषम बाहु हो गया जिसकी कोई भी भुजाएं समान ना हो, समद्विबाहु दो भुजाएं समान हो, और समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, जैसे न्यून कोण, अगर समझो, जैसे न्यून कोण की बात आ गई, कौन सी वाली की बात आ गई, लिख के दिखा दूं। न्यून कोण की बात आ गई, तो न्यून कोण में कैसा होना चाहिए? न्यून कोण त्रिभुज, समझो, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए? जैसे ये त्रिभुज के तीन कोण हो गए, ठीक है, ये हो गए, तो ये जैसे 40 का हो गया, ठीक है, ये 60 का हो गया, 6 और 4 10, ये कितने का हो जाएगा? 80 का,
ये सभी देखो 90 से छोटे हैं, ठीक है, सभी 90 से छोटे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो 40 और 60 100 और 80 180, तो ये हो गया न्यून कोण, ठीक है। अब दूसरा वाला अगर हम बताएंगे अधिक कोण, अधिक कोण वाला त्रिभुज होना चाहिए, तो अधिक कोण वाला कौन सा होना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होगा, देखो जैसे ये है, ऐसे समझो आप, ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे ये त्रिभुज ले लिए मैंने, यार क्या हो रहा है, ये गड़बड़ क्यों बन रहा है, देखो जैसे मैंने ले लिया ये, ठीक, और यहां से मैंने ये लाइन की, अब ये जैसे मान लीजिए ये एंगल हो गया आपका 100 का, 100 डिग्री, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये 40 डिग्री, 40 मत मानो, जैसे 100 मान लिया, किस अधिक कोण की बात करना, तो ये बड़ा हो गया 100 से, ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री, 100 50 150 हो गया, तो तीसरा कितना होगा, तीसरा होगा 100 और 50 150, तीसरा होगा हमारा 150 कितने 180 के होते हैं ना, तीसरा होगा हमारा 30 डिग्री का। तो इसमें देखो एक कोण ये हो गया, कितने से कितने डिग्री से ज्यादा हो गया हमारा ये, 100 डिग्री से, तो कह रहा हूँ 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो हमारा कौन सा हो गया ये, अधिक कोण त्रिभुज। अब तीसरा आ जाता है, कौन सा बताया था मैंने, समकोण। समकोण के बारे में यही बता दूं, देखो समकोण के बारे में यही समझ लो, ये थोड़ा लाइन यहाँ से मिटा के इतना कर देता हूँ, और यहीं पे मैं बता देता हूँ आपके लिए समकोण के बारे में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वैसे ये त्रिभुज इंपोर्टेंट है, इसको यहाँ ना बता के अगले पेज पे ही बताता हूँ, कुछ चीजें इसमें काफी इंपोर्टेंट त्रिभुज है ये, ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ अगले पेज पे ही। ये तो नॉर्मल था, बस इसमें इतना ही जानना था, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, लेकिन इस पे इसके बारे में जो क्या बोलते हैं, ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज बहुत इंपोर्टेंट भी बताया था मैंने, समकोण त्रिभुज। और इसे न्यून कोण अधिक कोण के बारे में ज्यादा जानना है, वो ज्योमेट्री की क्लास देखे, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसे बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज के लिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का, ठीक है, एक कोण 90 अंश का हो गया, जिसमें एक कोण 90 अंश का पूरा हो जाता है, जैसे ये कोण 90 का हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, अब इसमें इंपोर्टेंट ये है, इसमें थोड़ा सा इधर हटा के बनाते हैं, क्योंकि लिखना है इसमें बहुत, देखो लिखना क्या है, ऐसे समझना, इसे बहुत ध्यान से समझना, इसकी चीज है कभी, इसमें एक कोण कितने का हो गया, 90 का, ठीक है, ये हो गया कोण 90 का, 90 डिग्री, बकाया कोई कितने का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ठीक। अब इसमें पढ़ो, इसमें तीन चीजें होती हैं और तीनों चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहां 90 डिग्री बनता है उसमें एक होता है लंब, जैसे ये हो गया हमारा लंब, क्या हो गया, लंब, और एक ही अगर कहीं टेढ़ा 90 डिग्री बनना है, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया, जैसे मैंने बोल दिया अगर कहीं ऐसा बनना है, ऐसा, ठीक है, ऐसा बना, ऐसा त्रिभुज है कोई, इसमें हमने बोल दिया ये 90 डिग्री है, तो आप बोलेंगे इसमें लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, ये वाला होता है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, ये होती है कर्ण, यह तीर मत लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाली भुजा हो गई कर्ण, ये हो गई कर्ण, ठीक है, और ये हो गई आधार, ये हो गई आधार,
इसमें 3 भुजाएं होती हैं। अब लंब, कर्ण और आधार हो गई। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री बना दिया, अब इसमें कौन सा होगा? भाई साहब 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, वो तो होता है लंब, नहीं वो तो होता है क्या? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण। और जिन दो भुजाओं से कोण बनता है उसमें चाहे तो ये लंब मान लो और ये वाला आधार मान लो। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है ऊपर। नहीं मानो तो इसे लंब मान लो, ठीक है, इसे आधार मान लो, कुछ भी हो सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण ही होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, अब इसमें क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, अब देखो। अच्छा, इसकी अंग्रेजी भी लिख दो, लंब को क्या बोलते हैं। अच्छा, लंब को लिख लो। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहले इसे आधार को लिख लो, पहले आधार को लिख देते हैं हम। क्या इसे बोलते हैं? बेस। इसे बेस। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। एच बाई टी ओ, हाइपोटेनस। टी ई एन यू एस ई, हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, ये चीज आप याद रखना बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है, आपने कभी छोटे क्लास में या ज्योमेट्री में भी शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था, उसका पता नहीं, लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। इसमें हमेशा यार ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारे आधार के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर के प्लस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। याद रखना ये चीज, ठीक है, ये चीज बिल्कुल याद रखना। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में बसा लो तुम लोग। ठीक, बिल्कुल दिमाग में इसे बसा लो, क्योंकि बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। तभी मैंने बताया था ये एंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना, अगर कोई त्रिभुज दे भी दिया है, जैसे ये त्रिभुज दे दिया कोई, जैसे एक एक का 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, हमें पता नहीं है, उन्होंने कोण नहीं दिया है 90 डिग्री का है हमें, जैसे मान लीजिए ये बना दिया, ऐसे करके बना दिया। जैसे मान लीजिए अभी से मैंने थोड़ा हल्का सीधा बना दिया, सीधा ना बना के मैंने ये आपके लिए बोल दिया, बनाया भी नहीं, मैंने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, तो बताइए वो त्रिभुज कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? ठीक है, क्या वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, हमने बताया, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब आधार के और लंब के, एक आधार मान लेंगे, कोई सा भी मान लो, मैंने बताया हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा ही होगी, जो कर्ण होगी वो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी, हमेशा याद रखना। और जो मतलब आधार और लंब हो गया, वो दोनों में से कोई सी भुजा मान, जैसे इसे आधार मान लिया, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कितने के? बकाया इन दोनों के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया? 25। देखना 25 और 25 बराबर आ गए, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये पहचान होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, क्या? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे जैसे आपका ये ले लिया 3 4 और
3 4 और 5, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 और 9 कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा, और जैसे हो जाएगा ना त्रिभुज, तीनों की भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा। 16 और 9 25 ही तो होता है, ये देखो ये बराबर हो गया। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा अगर जैसे ले लिया मैंने 5 और 12 और 13 ले लिया, तो देखना 13 का स्क्वायर कितना हो गया, इसका हो गया 13 का 169। मैं नीचे ही लिखता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, हम कैसे देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 13 का 13 13 में 169, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। देखना इसके बराबर है या नहीं है, देखो चेक करो 25 और 144 कितना हो गया, 5 और 4 9, 2 और 14 16, हो गया 169। भाई साहब ये बराबर है। ठीक है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये चीज जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हमेशा आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। अब क्लास को आपको कितना टाइम हो गया, 46 मिनट। अरे अभी तो टाइम है अच्छी खासी। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अब। ठीक है, इतनी चीजें बता दी आपके लिए, अब मैं आगे चलता हूँ। अब आगे आपको क्या देखना है, अब मैं पढ़ाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, मैंने पढ़ाई दिया आपको। ठीक है, अब बात राइट एंगल ट्रायंगल की तो चल रही है, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, इसमें ये हाइपोटेनस वगैरह बता दिया। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक एक चीज और बता दूं, क्या बोलता हूँ, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, समकोण समकोण त्रिभुज लिख देता हूँ दोबारा से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है ना, तो इसमें मैंने क्या बताया, एक कोण 90 का, ये आपके लिए बता दिया सब। ठीक है, अब इसके एरिया के बारे में बताते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो, जैसे एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये कितना समकोण त्रिभुज, इसमें एक एक कोण हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो कुछ पहचानने की ट्रिपलेट भी होते हैं, ट्रिपलेट मतलब जैसे आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट चीजें, मैं लिख देता हूं सम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट लिख देता हूं। ट्रिपलेट क्या होती हैं, जिनसे हम भुजाएं देख के पहचान सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, याद कर लेना जरूरी है, बहुत होती हैं। ठीक है, तो TRIP ट्रिपलेट्स बोलते हैं, LETS, हम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स में लिख देता हूं आपके लिए, जिससे आप पहचानेंगे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने ये भुजाएं दी थी नीचे, क्या ये 3 4 5, ये मैंने बताया था 3 4 5 समकोण त्रिभुज है, हाँ भैया ये ट्रिपलेट होती है। अगर एक मान लीजिए उसने बोल दिया, जैसे एक ट्रायंगल है, उसकी भुजा जो कर्ण है वो 5 है, तो इसके आधार और लंब क्या हो सकते हैं, तो 3 और 4 हो सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कैसे आ जाते हैं, ये चीजें छोटी छोटी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए इंपोर्टेंट जो होती है मैं आपको लिख लिख देता हूँ एक जगह। ठीक है, जैसे जैसे होती है 3 4 5, अगर जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, उसकी एक भुजा 3 दे दी, एक की 4 दे दी, और पता आपको राइट एंगल है, तो आप तीसरी भुजा बिना कुछ निकाले, जैसे मान लीजिए जैसे ये ले दी 3 और ये दे दी 4। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब आपसे बोल रहा है ये कर्ण बताइए, इसका लंब भी हो गया आधार ही हो गया, तो कर्ण बताइए, आप निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के, यही तो लगाएंगे फॉर्मूला, प्लस लंब के स्क्वायर के। आप आधार कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस लंब का स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 हो गया 25। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट में बन जाएगा, 25 का होता है अंडर रूट 5, तो तीसरा निकालेंगे 5। भाई साहब इतना टाइम नहीं है, कोई अलग से चीज आ रही है बड़ी चीज सही है, लेकिन नॉर्मल ट्रिपलेट जो होती है, जो ज्यादातर एग्जाम से पूछी जाती हैं, ठीक है, वो मैं लिखा दे रहा हूँ, ये चीजें याद कर लेनी चाहिए। एक 3 और 4 है, तो तीसरी 5 होगी। अगर जैसे ही अगर हम एक चीज और बता देता हूँ ट्रिपलेट के बारे में, जैसे कोई ट्रिपलेट आपको याद है, उसकी कितने भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लीजिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूनी 6, 4 है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, तो ये भी भाई साहब एक ट्रिपलेट हो जाएगी, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगी, ध्यान रखना। 3 4 5, इसकी जैसे किसी भी ट्रिपलेट की किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो अंक निकल के आएंगे वो भी ट्रिपलेट ही होंगे। ठीक है,
ऐसे ही मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ, जैसे 3 से गुणा कर दो इसकी, ठीक है, 3 से गुणा कर दो तो जो भी निकलेगी वो ट्रिपलेट होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ट्रिपलेट समझा देता हूँ आपके लिए। मैंने ये 3 4 5 लिख दी, जैसे मैंने एक लिख दी, दूसरी मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, जैसे 5 12 13, 5 12 और 13 हो गई, ठीक है, 1 2, तीसरी लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लिखूंगा, वैसा होती तो बहुत ही नहीं है, जैसे 7 24 25 होती है एक, 7 24 और 25, ठीक है। चौथी चौथी 7 24 25, 7 के बाद 3 5 7 हो गई, और फिर 8 8 8 15 और 17 होती है, 8 15 17 हो गई। उसके बाद 9 9 8 के बाद 9 9 40 41 होती है, 9 40 41 होती है, 9 हो गई, 8 9, कितनी 5 हो गई ना, 8 9, उसके बाद 10 नहीं 11 11 11 60 61, 11 60 61, 11 60 61, एक पे सही से बना लो ये, 11 60 61 हो गई आपकी, ठीक है। तो याद रखना ये चीजें, 9 हो गई, 11 हो गई, ठीक है, 12 13 ये यहाँ पे हो गई, ठीक है, ये हो गई 11 60 61 हो गई, और 11, उसके बाद 12 वाली भी होती है एक, तो ये बीच में आ गई, 5 12 13 हो गई, 7 7 होती है, 12 कितना होता है, 12 35 37, हाँ 12 35 37 होती है एक, 12 35 और 37 होती है, 7 12 हो गई, और 12 35 37, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 8 9 12, और उसके बाद में एक और लिखो, एक लिखो आप 20 21, 20 20 21, और तीसरी होती है इसमें 29, 20 21 29। ये हो गई कुछ इंपोर्टेंट, मैंने आपके लिए 8 ये नोट करा दी, ये इंपोर्टेंट होंगी ट्रिपलेट, ठीक है, इसे आपको ये याद ही होनी चाहिए। अब ये नहीं आपने आपको एक ने 20 दे दिया, 21 दे दिया, अब आपको निकालो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, अगर याद इस, हाँ स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, 441, तो पूरे का अंडर रूट करो, 400 441 कितने हो गए 841, तो 841 का अंडर रूट होता है 29, तो तीसरी भुजा निकलेगी 29। भाई साहब इतना टाइम नहीं है, आपने देखा 20 21, तीसरी 29 होती है, चुपचाप लगा दो, ठीक है। और आपको अगर तीसरी भी दे दी, जैसे दे दी 29 है, एक कौन सा ट्रायंगल है, अब ये भी ध्यान रखना कौन सी, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस कर्ण दे दिया 29, जब कर्ण 29 है तो दो भुजाएं अन्य कौन सी हो सकती है, तो आप बोलोगे ट्रिपलेट होती है, कर्ण दे दिया 29 तो 20 21 और 29 होती है, तो दूसरी भुजा 20 और 21 हो सकती है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट अगर याद होगी तो आप तुरंत निकाल दोगे, वरना आप कंफ्यूज रह जाओगे, ठीक है। अब ये मैंने ट्रिपलेट आपके लिए बता दी, ठीक है। अगर अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है, जैसे ये त्रिभुज आ गया, त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, अब यह त्रिभुज का क्यों लिखूं, त्रिभुज तो है ही ये। अगर हमारे यहाँ पे बात आती है क्षेत्रफल, अब बात आती है क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं एरिया, ये किसी भी त्रिभुज में लग जाता है। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, एरिया इक्वल टू 1/2, ये आधार होता है बेस, ऊंचाई होती है हाइट, हाइट, बेस इंटू हाइट, और 1/2, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का, ठीक है। और अगर परिमाप की बात करें, पैरामीटर, परिमाप, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अच्छा ये चीज यहां मत समझो समकोण त्रिभुज की, ये चीज किसी भी त्रिभुज पे लागू होती है, किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पे भी लागू होती है, और भी दूसरे त्रिभुज पे लागू होती है। अगर जैसे कोई, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, अब ये आप बोलोगे मैं समकोण त्रिभुज में लगा रहा हूं तो समकोण त्रिभुज पे ही होती है, नहीं,
अगर आप त्रिभुज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीज समझो, अगर त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज है कोई भी, कोई भी, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी कैसा भी, ठीक है, समझे नहीं, कोई भी और कैसा भी, क्योंकि मैं उसमें लिखा था तो दिक्कत हो जाती है, आप सोचते हो उसी के लिए, नहीं, अगर कोई भी त्रिभुज है तो डायरेक्ट लिखता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आप समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यार देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको किसी ने सवाल दे दिया, जैसे मान लीजिए ये भी त्रिभुज है, ये मान लीजिए राइट एंगल त्रिभुज, ट्रायंगल नहीं है, ये तो इसका आधार तो सबका होता है, तो ये आधार हो गया, और किसी ने दे दी उसकी, मान लीजिए ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई अगर दे दी हमें, ये दे दी ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई अगर गिवन है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ये हर एक त्रिभुज पे लागू होता है, ऊंचाई, जिसकी हमें ऊंचाई और आधार पता हो तब, अगर हमें पता ही नहीं है तो भाई साहब कैसे निकालेंगे, कोई भी त्रिभुज है A to Z, ठीक है, कोई भी है, जैसे मान लीजिए अगर इसकी ये देखो, ये यही तो हाइट हो गई है, ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की, ये हाइट हो गई है, अगर ये गिवन है, जैसे ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गया आधार, अगर दिया है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज में अगर ऐसे इन्होंने दे दिया, अगर ये इसे आधार बना दिया, तो भाई साहब यही तो ऊंचाई होगी, क्योंकि ऊंचाई ये होगी, क्योंकि मतलब ऊंचाई का मतलब होता है यहां से यहां तक पूरी दूरी, टोटल, ये तिरछे में नहीं, सीधी सीधी कितनी होगी, ठीक है, तो अगर त्रिभुज का आधार अगर और ऊंचाई दी है, तो आप त्रिभुज के हिसाब से ही, उससे मतलब नहीं है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, पता होना चाहिए आपको, आधार क्या होता है, बेस, ठीक है, ऊंचाई क्या होती है, हाइट, ठीक है, ये सब बेसिक सी चीजें मालूम होनी चाहिए, ये चीज आपने निकाल दी, किसी भी त्रिभुज का हो, ध्यान रखना, अब दूसरी बात आती है, लेकिन एक चीज पीछे हमने कुछ चीज गड़बड़ की है, ये जो होती है इस पे लिख लेना एक बार, ये गड़बड़ गड़बड़ कुछ नहीं किया है, लिख देना, क्या होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, या इसे बोलते हैं प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, बस, ठीक है, अब इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके बाद अब आप आगे देखेंगे क्या, अब आगे आप इसमें देखेंगे, ये इतनी चीज मैंने आपको बता दी, बेस इनटू हाइट, और कोई भी त्रिभुज हो उसका निकालना है परिमाप, त्रिभुज का, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सही त्रिभुज, इसी स्पेशल त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, त्रिभुज का परिमाप, कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चीज ये चीज समझ रहे हैं, मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अगर उसकी तीनों भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, कोई भी तीनों भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये हो गया त्रिभुज है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अगर जो दिया है तो तीनों भुजाओं का योग, अगर ये त्रिभुज है, इसमें दे दिया है इन्होंने ए बी सी भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप जो है वो हो जाता है, ठीक है, ये चीजें याद रखना, कोई भी त्रिभुज सही, ठीक है, अब हम स्पेशली जानेंगे पहले विषम बाहु के बारे में,
जिसकी कोई भी भुजाएं समान ना हो। इतनी चीज हो गई। अच्छा, एक यहीं पे क्वेश्चन मैं देता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे 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 एक क्वेश्चन समझो, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपका, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बन दिया आपका। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार दे रखा है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार हमारा दे रखा है, जैसे आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार हमारा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमारे लिए, जैसे मान लो 82 सेंटीमीटर। कितनी? 82 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, तो क्षेत्रफल बताओ भाई साहब। तो आप कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल बराबर बताओ, निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? हम डायरेक्ट अब इंग्लिश में ही थोड़ा लिख लें। एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो एरिया इक्वल टू कितना है? 1/2। बेस कितना हो गया हमारा? 7, इंटू हाइट कितनी हो गई? 82। तो 2 से काट देंगे, कितना हो गया? 41। अब गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287। एरिया हमेशा निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस है ना, बेसिक सी, बिल्कुल बेसिक सी चीज। 287 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई इसमें कोई दिक्कत है? अब जैसे एक सवाल आपके लिए दे दिया, पैरामीटर तो आप जानते हैं, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। एग्जाम्पल, अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैंने दे दिया त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज त्रिभुज का मैंने क्या दे दिया? आधार नहीं दिया इस बार। जैसे मैं आपके लिए दे देता हूं, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल दे दिया मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। सवाल देखो कैसे कैसे घुमाता है। क्षेत्रफल बराबर दे दिया 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने उसकी ऊंचाई, जैसे मान लीजिए ऊंचाई नहीं दी है, अगर मैंने दे दिया इसका आधार दे दिया, आधार दे दिया, आधार आधार दे दिया इसका 6 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछा है इसकी ऊंचाई बताओ। ऊंचाई बराबर हमें निकालनी है कितनी होगी। देखो, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई की जहां बात हो, तो क्षेत्रफल, हमेशा क्षेत्रफल आधार ऊंचाई की बात हो तो क्या निकलता है? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, हमें फॉर्मूला वही निकालना। एरिया इक्वल टू कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो हो गया। अब एरिया, अब जो जो चीज दे दी वो दी। पिछली बार हमें एरिया निकालना था, लेकिन हमारा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 18, तो हम लगा देंगे 18 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, आधार भी हमारा दे रखा है कितना? 6, इंटू हाइट नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं, दी है तो वही लिख दो। 2 एक कम 2, 2 से काट देंगे 6, कितना? 2 3 6। अब ये कितना हो गया? 18। अब ये 3 देखो यहाँ पे गुणा में है, तो इधर पे जाके बटे में हो जाएगा, दूसरी साइड पहुंचा देंगे, इक्वल टू इधर हाइट रह जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो हाइट इक्वल टू कितने हो गई? 6 सेंटीमीटर। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, हाइट हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल समझा दिए, और अगर परिमाप की बात हो तो वो तो तीनों भुजाओं को जोड़ना ही होता है। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी चीजें मैंने आज त्रिभुज के बारे में बताई। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे, हम क्या, सम, मतलब सम बाहु और सम द्विबाहु और विषम बाहु, इन तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। इनका एरिया क्या होता है, आधार, बेस, हाइट, जो कुछ भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। हाँ, एक चीज और मैंने बताया था, फॉर्मूले, फॉर्मूले सब बिल्कुल याद कर लें। आज जो भी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। मैंने आपके लिए बताया, क्षेत्र में क्यों बताया, मैंने कहा 2D और 3D। मैंने बोला 2D के बारे में पढ़ेंगे, 3D के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले 2D क्या होती है, 2 डायमेंशनल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूं, जैसे साइकिल का पहिया हो गया, ये गोल है, और वो गेंद होती है, वो कैसे बनाई जाती है, अब मुझे बन तो नहीं रही गेंद। जैसे फुटबॉल समझ लो, फुटबॉल में देखो, फुटबॉल और सर्किल, वृत्त समझो, वृत्त, जैसे एक वृत्त होता है साइकिल का पहिया, वो वृत्त होता है, वो 2D में आता है। और जैसे फुटबॉल गेंद होती है पूरी, वो होती है 3D में। जैसे समझ लो, जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज,
आपका जैसे खेत मान लीजिए, खेत है आपका, ये क्या है? खेत है, ठीक है? आपका खेत है, तो इसमें एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। अब खेत की जगह आपका ले लीजिए यहाँ पे कमरा, कमरा तो भाई साहब मैं बना दूंगा, देखो कमरा तो बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा आता है इतना तो, देखो ऐसे करके कमरा, कमरा या जैसे मान लीजिए जो कुछ भी हो, कमरा नहीं है, डिब्बा है, जैसे कोई डिब्बा मान लीजिए, डिब्बा हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें देखो ये लंबाई भी होती है, ये चौड़ाई भी होती है, और देखो ये पीछे ये जो दे रखी है ये ऊंचाई भी होती है। देखो कौन कौन सी हो गई, इसमें तीन चीजें होती हैं, ये हमारी होगी लंबाई, ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ाई, और देखो ये हमारी होगी ऊंचाई, इसमें तीन चीजें होती हैं। तो ये चीज आती है 3D में, ठीक है। ये तो मैंने क्या बोला, मैं पहले पढ़ाऊंगा 2D। 2D में देखो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताया 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ये बताया था आपको। और मैंने बोला था किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज कब बनेगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर त्रिभुज नहीं हो सकता, ये सब वो जोड़ घटा करके आपके लिए बताया था, ठीक है। अब ये त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, और तीसरी भुजाएं माप में कितनी हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई थी। उसके बाद में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर होते हैं। न्यून कोण 90 से छोटा होना चाहिए त्रिभुज का कोण, अधिक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए एक कोण, समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये विषमबाहु जिसकी कोई भुजा समान ना हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, और समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो। न्यून कोण त्रिभुज था वो बता दिया था मैंने, देखो हर एक कोण देखो 90 से छोटा है, अधिक कोण में देखो 1 डिग्री, सो 90 से बड़ा हो गया इसमें एक कोण, अधिक कोण, लेकिन ये सब हमने ज्यादा पढ़ा था उसमें ज्योमेट्री में। यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट अगर एक चीज है तो समकोण त्रिभुज के बारे में है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसके आधार पर ट्रिपलेट बन जाती है कुछ, दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये त्रिभुज के फॉर्मूले के बारे में बताया, ट्रिपलेट के बारे में बताया था, ये याद रखनी है आपको। ये देखो अगर इसमें निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी फॉर्मूला लगता है इसका, इसका ये तो सभी में लगता है। अब इसमें बेस इंटू हाइट की बात आती है तो एक बेस हो जाता है, एक हाइट बोल देते हैं, जो लंब होता है वही हाइट होती है, ठीक है। तो इसमें आराम से निकाल सकते हैं इसके क्या बोलते हैं क्षेत्रफल के लिए, है। और अब ये कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल हो, अगर उसकी हाइट, ऊंचाई और आधार दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तीन भुजाएं दी हैं, तीनों को जोड़ दो वो उसका परिमाप हो जाता है। ये दो एग्जाम्पल समझा दिए। अब मैं कल आपके लिए पढ़ाऊंगा क्या, जो त्रिभुज है कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इनके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले ये याद कर लें, आज कुछ ज्यादा नहीं बताया, कुछ समझाया है, ठीक है। कॉपी पेन लेके ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप जो होता है, और ट्रिपलेट वगैरह कौन कौन सी होती हैं, और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो, ठीक है। और त्रिभुज कैसे बन सकते हैं, कौन से त्रिभुज हो सकते हैं, कौन से त्रिभुज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जी धन्यवाद। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना, और जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। जी धन्यवाद।